103 रन। मतलब अगर आप टेस्ट मैच देख रहे हैं ना, तो 103 रन की लीड शायद बहुत मामूली सी लगे। हाँ बिल्कुल, टेस्ट में तो ये कुछ भी नहीं है। वही तो। और वनडे क्रिकेट में शायद ये एक बड़ी हार हो सकती है, लेकिन T20 फॉर्मेट में जहां सिर्फ 120 गेंदें होती हैं, और वो भी अपने ही घरेलू मैदान पर अपने ही दर्शकों के सामने 103 रन से हारना, ये सच में चौंकाने वाला है। मतलब ये सिर्फ एक खराब दिन नहीं है यार, ये पूरी तरह से हथियार डाल देना है। एक ऐसा सरेंडर जो खेल के सबसे बड़े दिग्गजों को भी आईना दिखा दे। आज की इस चर्चा में ना, हम केवल स्कोर कार्ड नहीं पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल नहीं, स्कोर्स तो सबको पता ही है। सही कहा। हमारे पास जो आज के स्रोत हैं, जो आंकड़े हैं, वो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बता रहे हैं। हम डिकोड करेंगे कि कैसे एक 5 बार की चैंपियन टीम अपने ही अभेद्य किले में ढह जाती है। और हाँ, इसी अफरा तफरी के बीच कैसे कुछ खिलाड़ी इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऐसे शिखर पर पहुंच जाते हैं जो गणित के हिसाब से लगभग असंभव लगता है। संजू और अकील का प्रदर्शन है ना। एकदम सही। तो चलिए इस सिस्टम फेलियर और उस व्यक्तिगत जादू की गहराई में चलते हैं। इस चर्चा को शुरू करने का ये एकदम परफेक्ट तरीका है, क्योंकि देखिए, जब भी हम T20 क्रिकेट में 100 से ज्यादा रनों की हार देखते हैं ना, तो वो कोई सामान्य घटना तो होती नहीं है। हाँ बिल्कुल, 100 रन बहुत होते हैं इस फॉर्मेट में। वही तो, ये खेल के उस क्रूर रूप को दिखाता है जहां एक टीम पूरी तरह से दूसरी टीम पर हावी हो जाती है। मुंबई इंडियंस जैसी टीम का अपने होम ग्राउंड पर इस तरह से बिखरना, ये पूरे क्रिकेट इकोसिस्टम में एक शॉकवेव की तरह है। सही बताया। ये हमें ये समझने पे मजबूर करता है कि T20 में आपकी कोई भी लेगेसी हो, आपका कोई भी इतिहास हो, वो आपको उस दिन की खराब रणनीतियों से बचा नहीं सकता। एक सेकंड, मुझे यहाँ थोड़ा सा असहमत होने दीजिए। अच्छा बताइए। हम अक्सर ना ये मनोवैज्ञानिक दबाव या खराब रणनीति जैसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करके असल तकनीकी और जो गणितीय कारण है उनको छिपा देते हैं। आप मैथ्स की बात कर रहे हैं? हाँ, मेरा मतलब है, क्या ये सच में मनोविज्ञान का खेल था? अब सोचिए, T20 में अगर सामने वाली टीम ने बोर्ड पर एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया है, तो दूसरी टीम को हर ओवर में मान लीजिए 12 या 14 रन बनाने होंगे। रिक्वायर्ड रन रेट बहुत हाई हो जाता है। बिल्कुल। इस दबाव में हर गेंद पर छक्का मारने की कोशिश होगी, और जब आप हर गेंद पर अंधाधुंध बल्ला घुमाएंगे तो विकेट गिरना तो तय है ना। क्या हम इस 103 रन की हार को एक साइकोलॉजिकल कोलैप्स बताकर कुछ ज्यादा ही नाटकीय नहीं बना रहे हैं? ये एक बहुत ही शानदार तर्क है ना? मतलब ये तो एक मैथमेटिकल इनएविटेबिलिटी थी। आप सही कह रहे हैं कि T20 काफी हद तक मैथ्स का खेल है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जब रिक्वायर्ड रन रेट 13 या 14 के पार चला जाता है ना, तो बैट्समैन के पास टेक्निकली सही शॉट खेलने का विकल्प ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल, उसे बस मारना ही होता है। तो गणित और मनोविज्ञान आपस में टकराते हैं। हाँ, अच्छा, वो कैसे? देखिए, ये सच है कि बड़ा स्कोर चेस करने का जो गणित है वो हार का कारण बनता है, लेकिन 103 रन के इतने विशाल अंतर से हारना सिर्फ गणित नहीं है। एक 5 बार की चैंपियन टीम जिसके पास दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज हैं, वो इस गणित को बहुत अच्छे से जानते हैं। उनके पास तो एक्सपीरियंस है। बिल्कुल, उनके पास इस रन रेट को मैनेज करने का अनुभव होता है। असली पतन तब होता है जब ये गणित उनके दिमाग पर हावी हो जाता है। चेन्नई सुपर किंग्स ने सिर्फ रन नहीं बनाए, उन्होंने मुंबई के बल्लेबाजों को इस बात पर मजबूर किया कि वे अपने तय गेम प्लान से बाहर निकलें। मतलब चेन्नई ने उन्हें पैनिक करने पर मजबूर कर दिया। एकदम सही शब्द है, पैनिक। जब आप अपने ही मैदान पर होते हैं ना, तो एक अलग तरह का परफॉर्मेंस प्रेशर होता है। जो दर्शक आपका समर्थन करने आए थे, अचानक वही दर्शक एक बहुत बड़े प्रेशर कुकर में बदल जाते हैं। ये दर्शकों वाला पॉइंट मुझे बहुत दिलचस्प लगा। हाँ, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल है। जो लोग हमें सुन रहे हैं ना, वो अक्सर मानते हैं कि होम ग्राउंड हमेशा एक फायदा ही होता है। मतलब होम एडवांटेज को खेल की दुनिया में एक ब्रह्मास्त्र माना जाता है। आपको अपनी पिच का पता होता है, बाउंड्रीज का अंदाजा होता है। बिल्कुल, हवा के रुख का भी पता होता है। वही तो। लेकिन जब सामने वाली टीम पावर प्ले से ही आप पर चढ़ाई कर दे, तो मुझे लगता है कि वही जो 40,000 दर्शक हैं, वो आपकी ही टीम के खिलाफ एक साइलेंट वेपन बन जाते हैं। एकदम सटीक विश्लेषण है ये। उनकी खामोशी बल्लेबाजों के कानों में चुभने लगती है ना। बिल्कुल, होम एडवांटेज तब तक ही काम करता है जब तक आप गेम में बने हुए हैं। जब चेन्नई जैसी टीम विरोधी टीम के मैदान पर हावी होना शुरू करती है ना, तो वे सिर्फ 11 खिलाड़ियों को नहीं हरा रहे होते, वे पूरे स्टेडियम को चुप करा रहे होते हैं। बाप रे, ये तो काफी डरावना है अगर आप क्रीज पर हैं तो। सोचिए ना,
और जब एक घरेलू बल्लेबाज उस सन्नाटे में बैटिंग करने उतरता है तो उसे सिर्फ 15 रन प्रति ओवर नहीं बनाने होते, उसे उन 40,000 लोगों की टूटी हुई उम्मीदों का बोझ भी उठाना पड़ता है। भारी प्रेशर। बहुत भारी। यही वजह है कि ये हार इतनी ऐतिहासिक बन गई है। और ऐतिहासिक से याद आया, जब हम इस 103 रन की हार की गंभीरता को अपने स्रोतों के नजरिए से तौलते हैं ना, तो हमें एक और बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा मिलता है। हाँ, वो 2013 वाला रिकॉर्ड। बिल्कुल। इससे पहले मुंबई की सबसे बड़ी हार 87 रनों की थी, और वो हार उन्हें साल 2013 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मिली थी। मतलब जरा सोचिए, 2013 से लेकर अब तक 1 दशक से भी ज्यादा का समय। 11 साल का लंबा वक्त। हाँ। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये हार सच में मुंबई इंडियंस के पतन की कहानी है, या फिर क्या ये इस बात का प्रमाण है कि 11 सालों तक इस टीम का ढांचा कितना अभेद्य रहा? ये सोचने वाली बात है। मतलब इतने अस्थिर फॉर्मेट में 11 साल तक किसी टीम ने आपको इतनी बुरी तरह नहीं हराया, ये अपने आप में एक अजूबा है यार। इस पहलू पर विचार करना सच में बहुत जरूरी है। 1 दशक से ज्यादा समय तक किसी भी टीम से 87 रन से बड़ी हार न झेलना, ये केवल किस्मत का खेल तो नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं, इसमें सिस्टम का रोल होगा। हाँ, ये एक बहुत ही मजबूत सिस्टम, बेहतरीन टैलेंट स्काउटिंग और क्राइसिस के समय में टीम को संभालने वाले एक मजबूत नेतृत्व की कहानी कहता है। आप देखिए, 2013 का T20 क्रिकेट और आज की T20 क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क है। तब तो गेम बहुत अलग था। बिल्कुल। उस समय 160 रन एक बहुत सुरक्षित स्कोर माना जाता था, और आज तो टीमें 220 रन बनाकर भी कांपती हैं। सही कह रही हैं आप, कोई भी स्कोर सेफ नहीं लगता अब। वही तो, खेल की गति तेज हो गई है, बल्लेबाजों के खेलने का तरीका पूरी तरह बदल गया है। ऐसे में 11 साल तक अपनी निरंतरता बनाए रखना सच में असाधारण था। तो फिर मेरा वही सवाल है, अगर वो सिस्टम इतना ही मजबूत था, तो गुरुवार को ऐसा क्या टूट गया? ऐसा क्या हुआ कि 11 साल पुराना रिकॉर्ड एक झटके में ध्वस्त हो गया? ये दिलचस्प सवाल है। क्या ये चेन्नई सुपर किंग्स की कोई नई आउट ऑफ द बॉक्स रणनीति थी, या फिर मुंबई का अपना इकोसिस्टम पुराना पड़ गया है? मुझे लगता है कि ये दोनों का एक मिक्सचर है, लेकिन मुख्य रूप से ये चेन्नई की क्रूरता का परिणाम था। आपको ये समझना होगा कि T20 अब डेटा एनालिटिक्स से बहुत गहराई से जुड़ चुका है। डेटा का खेल है अब सब। बिल्कुल। चेन्नई की टीम ने मुंबई के बल्लेबाजों की कमजोरियों का इस कदर एनालिसिस किया होगा कि उन्होंने मैदान पर कोई भी खाली जगह ही नहीं छोड़ी। मतलब कोई लूप होल नहीं छोड़ा? एकदम नहीं। गेंदबाज ठीक वहीं गेंद डाल रहे थे जहां बल्लेबाज को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। 11 साल तक मुंबई ने हमेशा वापसी करने का रास्ता खोजा था, क्योंकि उनके पास हमेशा कोई ना कोई ऐसा खिलाड़ी होता था जो दबाव सोख लेता था। हाँ, कोई ना कोई मैच विनर खड़ा हो जाता था। लेकिन इस मैच में ना, चेन्नई ने उन्हें वो ब्रीदिंग स्पेस, वो सांस लेने का समय ही नहीं दिया। ये मैच T20 क्रिकेट के इवोल्यूशन का एक बहुत क्रूर उदाहरण है। क्रूर उदाहरण? वो कैसे? मतलब अगर आप एक दिन के लिए भी अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं है ना, तो विरोधी टीम आपको वापसी का कोई मौका नहीं देगी। ये तो सच में डराने वाली बात है। मतलब अगर आप T20 के इस नए दौर में थोड़ी सी भी ढील देते हैं, तो आपकी पुरानी कामयाबियां आपको बचा नहीं सकती। बिल्कुल नहीं। ये हार इस बात का प्रतीक है कि क्रिकेट में अतीत का सम्मान जैसी कोई चीज नहीं होती यार। एकदम सही। मैदान पर हर नई गेंद एक नया इतिहास लिखने के लिए फेंकी जाती है। और इसी नए इतिहास की बात करें ना, तो हमारे पास स्रोतों से जो अगली जानकारी है, वो पूरी तरह से एक अलग ही कहानी बयां करती है। हाँ, वो व्यक्तिगत उपलब्धियों वाली कहानी। बिल्कुल। एक तरफ तो हमने देखा कि कैसे एक पूरा सिस्टम, एक पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है, लेकिन इस पूरी अफरा तफरी और अनिश्चितता के बीच कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो इस तूफानी फॉर्मेट में भी अपनी एक अलग ही दुनिया बसा रहे हैं। आप संजू की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं संजू की बात कर रहा हूँ। हमारे स्रोतों के अनुसार संजू ने इस सीजन में अपनी दूसरी सेंचुरी, यानी अपना दूसरा शतक जड़ दिया है। अब यहाँ मैं आपसे एक बहुत ही टेक्निकल सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछिए। T20 में एक शतक लगाना आपकी अच्छी फॉर्म का नतीजा हो सकता है, लेकिन एक ही सीजन में 2 शतक, ये कैसे संभव है? इस फॉर्मेट में जहां गेंदबाज हर गेंद पर आपको आउट करने का जाल बिछा रहे हैं, वहां ये उपलब्धि कितनी बड़ी है? इसे समझने के लिए ना हमें T20 बैटिंग की मैकेनिक्स में जाना होगा। देखिए, T20 में एक शतक लगाने का मतलब है कि आपने कम से कम 50 से 60 गेंदें खेली हैं। जो कि बहुत बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल।
एक पारी में कुल 120 गेंदें होती हैं, यानी आपने अपनी टीम की आधी पारी अकेले ही खेल ली है। और इस दौरान आपको कम से कम 4 या 5 अलग-अलग गेंदबाजों का सामना करना पड़ता है। और हर गेंदबाज की रणनीति अलग होती है। वही तो, हर गेंदबाज का अपना अलग एक्शन है, अलग स्पीड है। कोई बाउंसर फेंक रहा है, कोई वाइड यॉर्कर डाल रहा है, तो कोई स्लोअर वन का इस्तेमाल कर रहा है। हाँ यार, और आपके पास सेट होने का, पिच का मिजाज समझने का टाइम ही नहीं होता। आपको आते ही पहली या दूसरी गेंद से रन रेट का ध्यान रखना पड़ता है। सही कहा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मॉडर्न टी20 में हर टीम के डगआउट में डेटा एनालिस्ट बैठे हैं। जो हर मूव पर नजर रखते हैं। बिल्कुल। पहली सेंचुरी के बाद टूर्नामेंट की बाकी सभी टीमों ने संजू के उस शतक का वीडियो 1000 बार देखा होगा। उन्होंने निकाला होगा कि संजू ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों पर कैसे शॉट खेलते हैं, लेग स्पिनर के खिलाफ उनकी क्या कमजोरी है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो दूसरी सेंचुरी लगाने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि संजू ने उन सभी टीमों के डेटा और रणनीतियों को धत्ता बता दिया। क्या बात है। उन्होंने अपनी खामियों को इतनी जल्दी सुधारा और गेंदबाजों के माइंड गेम को इस तरह से तोड़ा कि तमाम एनालिसिस के बावजूद उन्हें आउट नहीं किया जा सका। ये एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। मतलब ये सिर्फ बैट और बॉल का कॉन्टैक्ट नहीं है, ये एक मेंटल चेस है, मानसिक शतरंज। एकदम सही शब्द। संजू ने साबित कर दिया कि वे डेटा एनालिटिक्स से एक कदम आगे चल रहे हैं। इसे ना मैं एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा। हाँ, बताइए। ये कुछ ऐसा है जैसे आप आंखों पर पट्टी बांधकर एक भरी ट्रैफिक वाली सड़क को पार कर रहे हों, और वो भी 2 बार, और वो भी बिना किसी खरोंच के। बहुत बढ़िया एनालॉजी है ये, है ना? पहली बार आप कह सकते हैं कि यार किस्मत अच्छी थी या शायद ट्रैफिक कम था, लेकिन दूसरी बार सुरक्षित पार करना ये बताता है कि आपको हर गाड़ी की आवाज और उसकी रफ्तार का एकदम सटीक अंदाजा हो गया है। ये तुलना बिल्कुल सटीक बैठती है। T20 में रिस्क का लेवल बहुत हाई होता है। आपको हवा में शॉट खेलने ही पड़ते हैं। ऐसे में बाउंड्री लाइन पर कैच आउट होने का खतरा हमेशा बना रहता है। हमेशा एक डर रहता है। हाँ, तो इस तरह के जोखिम भरे फॉर्मेट में अपनी निरंतरता बनाए रखना एक अद्भुत मानसिक संतुलन की मांग करता है। संजू की ये दूसरी सेंचुरी बताती है कि उनका अपनी तकनीक पर कितना कंट्रोल है। वे गेंदबाजों के जाल में फंसने के बजाय गेंदबाजों को अपनी मर्जी से बॉलिंग करने पर मजबूर कर रहे हैं। बहुत ही सॉलिड पॉइंट है। लेकिन यहाँ मैं एक बार फिर से सिक्के का दूसरा पहलू देखना चाहूंगा। अच्छा, अब क्या? हमने बल्लेबाजों की तो बहुत तारीफ कर ली ना, और सच कहूं तो T20 क्रिकेट को पूरी तरह से बल्लेबाजों का ही गेम माना जाता है। ये तो है। नियम बल्लेबाजों के फेवर में है, बाउंड्रीज छोटी कर दी गई हैं, और बैट इतने मॉडर्न हो गए हैं कि मिस इट भी छक्के के लिए चला जाता है। बिल्कुल, बॉल सीधा स्टैंड्स में। वही तो। ऐसे में स्रोतों से मिली अगली जानकारी मुझे संजू की सेंचुरी से भी ज्यादा चौंकाने वाली लगती है। अकील ने इस फॉर्मेट में 4 विकेट अपने नाम किए हैं। हाँ, अकील का स्पेल शानदार था। अब आप ही बताइए, जहां बल्लेबाज हर गेंद को स्टेडियम के बाहर फेंकने की फिराक में हो, वहां एक गेंदबाज 4 विकेट कैसे निकाल लेता है यार? क्या सिर्फ खराब बैटिंग होती है या इसमें कोई बहुत गहरी साइंस है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। हम अक्सर T20 को बैट्समैन का गेम मानकर गेंदबाजों की जो टैक्टिक्स होती हैं उनको इग्नोर कर देते हैं। सही बात है। जब कोई बॉलर 4 विकेट लेता है ना, तो वो केवल गेंद नहीं फेंक रहा होता, वो एक जाल बुन रहा होता है। T20 में विकेट लेने की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आपको रन भी बचाने होते हैं। हाँ, आप सिर्फ अटैक नहीं कर सकते। बिल्कुल। अगर आप केवल विकेट के लिए अग्रेसिव बॉलिंग करेंगे तो बैट्समैन आसानी से आपके खिलाफ रन बना लेंगे। तो फिर ये 4 विकेट लेने का मैकेनिज्म क्या है? अकील जैसे गेंदबाज इस फ्लैट पिचों वाले एरा में ऐसा कैसे कर लेते हैं? इसके लिए ना गेंदबाज को बल्लेबाज के ईगो यानी उसके अहंकार के साथ खेलना पड़ता है। एक सेकंड, अहंकार के साथ? इसे थोड़ा और डिटेल में समझाइए। देखिए, T20 में जब कोई बल्लेबाज अच्छी लय में होता है ना, तो उसे लगता है कि वो किसी भी गेंद पर छक्का मार सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ, एक चतुर बॉलर जैसे अकील ये बात बहुत अच्छे से जानता है। वे जानबूझकर एक ऐसी गेंद फेंकेंगे जो दिखने में बहुत आसान लगे, शायद थोड़ी सी स्लो या थोड़ी सी वाइड, ताकि बल्लेबाज ललचा जाए। बिल्कुल, ताकि बल्लेबाज पूरे जोर से उस पर प्रहार करे। लेकिन वो गेंद अपनी स्पीड या एंगल में इस तरह से बदली हुई होती है कि बल्लेबाज अपना टाइमिंग चूक जाता है और सीधा हवा में कैचते बैठता है। क्या बात है। 4 विकेट लेने का मतलब है कि आपने 4 अलग-अलग बल्लेबाजों को ये सोचने पर मजबूर किया है कि वे आप पर हावी हैं, जबकि असल में जो कंट्रोल था वो आपके हाथ में था। माइंड गेम्स। एकदम।
अखिल ने क्रीज का शानदार इस्तेमाल किया होगा, अपनी पेस में लगातार वेरिएशन किए होंगे और सबसे जरूरी, उन्होंने बल्लेबाजों को ऐसे शॉट खेलने के लिए उकसाया होगा जहां फील्डर्स पहले से ही तैनात थे। क्या बात है यार, मतलब जहां बल्लेबाज सोच रहा है कि वो कोई वीडियो गेम खेल रहा है और चौके छक्के मार रहा है, वहीं अकील जैसे बॉलर असल में उनके साथ चेस खेल रहे हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ गेंद फेंकने कला नहीं है, ये सामने वाले के दिमाग को पढ़ने और उसे अपनी ही रणनीति में फंसाने की कला है। एकदम सही। और टी20 में ना 4 विकेट का जो इम्पैक्ट है वो एक शतक के इम्पैक्ट के बराबर या शायद मैं कहूंगी उससे भी बड़ा होता है। वो कैसे? क्योंकि जब आप विकेट लेते हैं तो आप न केवल एक सेट बल्लेबाज को वापस पवेलियन भेजते हैं, बल्कि आप रन रेट पर भी सीधा ब्रेक लगा देते हैं। हाँ, नया बैट्समैन आते ही तो हिट नहीं कर सकता। वही तो, नया बल्लेबाज जब क्रीज पर आता है तो उसे कुछ गेंदें संभलने के लिए चाहिए होती हैं, और टी20 में ये जो संभलने का समय है ना, यही विरोधी टीम की जीत की नींव रखता है। ये सच में एक पूरा मास्टर क्लास है। मतलब आज हमने जो देखा वो क्रिकेट के इस तेज तरार फॉर्मेट के कई अलग अलग चेहरों को सामने लाता है। बिल्कुल। चलिए, इस चर्चा में हमने जिन भी जरूरी पॉइंट्स को छुआ है, हाँ। उन्हें एक बार स्पष्ट रूप से समेट लेते हैं। जी, ये बहुत जरूरी है ताकि इस पूरे एनालिसिस का सार श्रोताओं के लिए स्पष्ट हो सके। तो आज की हमारी चर्चा एक ऐसे फैक्ट से शुरू हुई जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हैरत में डाल दिया। 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस का चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों 103 रनों से हारना। एक हिस्टोरिक डिफीट। बिल्कुल। हमने गहराई से समझा कि यह हार महज कुछ खराब शॉट्स का नतीजा नहीं थी, बल्कि जब सामने पहाड़ जैसा रिक्वायर्ड रन रेट होता है ना, तो वो कैसे एक मैथमेटिकल प्रेशर में तब्दील होकर पूरी टीम के सिस्टम को क्रैश कर देता है। और होम क्राउड का वो प्रेशर भी। हाँ, हमने इस बात को भी डिकोड किया कि कैसे इस दबाव में होम एडवांटेज भी एक भयानक साइलेंट वेपन बन जाता है जो अपनी ही टीम को डसने लगता है। इसके बाद हमने इतिहास के उस पन्ने को पलटा जहां हमने देखा कि 2013 में 87 रनों की हार के बाद 11 सालों तक मुंबई का सिस्टम कितना मजबूत रहा, जो कि बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। लेकिन ये नया रिकॉर्ड टूटना इस बात का क्लियर सिग्नल है कि टी20 क्रिकेट अब उस दौर में पहुंच चुका है जहां डेटा एनालिटिक्स और एग्रेसिव टैक्टिक्स किसी भी पुरानी लेगेसी को एक झटके में मिटा सकती हैं। एकदम से सही। और फिर हमारी चर्चा उस पॉइंट पर पहुंची जहां यह साबित होता है कि इस टीम गेम में इंडिविजुअल ब्रिलियंस अपना रास्ता कैसे खोजती है। संजू का परफॉर्मेंस। हाँ, संजू की एक ही सीजन में दूसरी सेंचुरी, जो केवल फॉर्म नहीं बल्कि डेटा एनालिटिक्स और विरोधी रणनीतियों को मात देने की एक अद्भुत बौद्धिक क्षमता है। और अकील के बॉलिंग भी। बिल्कुल। अंत में अकील के 4 विकेट, जिन्होंने हमें ये बताया कि बल्लेबाजों के इस युग में एक चालाक बॉलर कैसे अपनी वेरिएशंस और शतरंज की चालों से बल्लेबाजों के ईगो को तोड़ सकता है। ये पूरी चर्चा ना हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। वो क्या? वो ये कि खेल हो या असल जिंदगी, सिस्टम कितने भी मजबूत क्यों न हो, वे कभी भी अभेद्य या इनविंसिबल नहीं होते। सही बात है। लेकिन जब सिस्टम फेल होते हैं ना, तब भी आपकी व्यक्तिगत निरंतरता और चतुर रणनीतियां आपको उस अफरा तफरी में भी खड़ा रख सकती हैं। ये सचमुच एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग बात है। इन आंकड़ों और घटनाओं ने हमें सिर्फ स्कोर नहीं बताया यार, बल्कि खेल के पीछे के साइंस और साइकोलॉजी को समझने का एक नया नजरिया दिया है। बिल्कुल। और अब इस चर्चा को एक ऐसे विचार के साथ खत्म करने का टाइम आ गया है जो इस पूरे एनालिसिस से निकलता तो है, लेकिन जिस पर सोचने का काम मैं उन्हें सौंपना चाहूंगा जो इस चर्चा को सुन रहे हैं। अच्छा, वो विचार क्या है? विचार ये है, हमने आज देखा कि कैसे एक अजय मानी जाने वाली टीम अपने ही मैदान पर एक सदी की सबसे बुरी हार का सामना करती है। हम हमेशा से मानते आए हैं कि घरेलू दर्शकों का शोर टीम के लिए एक एनर्जी का काम करता है। हमेशा से यही सुना है। लेकिन जब टी20 क्रिकेट में दाव इतने ऊंचे हो गए हैं और रन रेट का दबाव इतना क्रूर हो गया है, तो क्या मॉडर्न क्रिकेट में ये होम एडवांटेज सच में कोई वरदान रह गया है? सोचने वाली बात है। या फिर अपने ही हजारों दर्शकों की उम्मीदों का वो भारी भरकम बोझ अब एक ऐसी दोधारी तलवार बन गया है जो मुश्किल वक्त में विरोधी टीम से ज्यादा खुद आपको ही भीतर से घायल कर देता है। क्या घर में खेलना अब एक फायदे से ज्यादा एक साइकोलॉजिकल ट्रैप बन चुका है? इस सवाल पर आप लोग खुद विचार कीजिएगा। गहराई से सोचने और डिकोड करने का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। सुनते रहिए और खेल के हर पहलू के पीछे छिपी असली कहानी को समझते रहिए।